रखा हुआ। मेरी पहचान डी कुमार आरसीएम। आरसीएम को मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आरसीएम करते हुए पिछले 18 साल से ज्यादा समय हो गए इस अभियान से जुड़ा हुआ। पहले मैं यूनियन बैंक में नौकरी करता था। भारत सरकार का एक बैंक है। 12 साल मैंने जॉब किया। और आज मेरे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं। और निश्चित रूप से अगर यूनियन बैंक को मैं कंटिन्यू कर रहा होता तो मैं भी आज सीनियर मैनेजर होता। यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर होना अपने आप में एक प्राउड का विषय है। बहुत बड़ी संस्था है। महात्मा गांधी ने यूनियन बैंक का की स्थापना की थी, उनके कर कमलों से हुआ था। 1819 में पहली ब्रांच मुंबई समाचार मार्ग में उद्घाटन हुआ और आज भारत के टॉप 5 बैंक में यूनियन बैंक का नाम आता है। मुझे इस बात का प्राउड है कि मैंने 12 साल वहां पे जॉब किया। और दोस्तों, मैंने बहुत कुछ सीखा यूनियन बैंक से। इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि आज मैंने वही सीखी हुई बातों को आरसीएम में आके बहुत कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया। आरसीएम से सीख कर और यूनियन बैंक की लर्निंग दोनों को सामंजस्य बिठा के मैंने आज मैं यहाँ पे जो कुछ भी बना हूं उसमें यूनियन बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। और यही कारण है कि जहां भी यूनियन बैंक में देखता हूं तो मैं झुक के प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने के पीछे, झुकने के पीछे कारण ये नहीं है कि उससे मुक्ति मिल गई। झुकने के पीछे कारण ये है कि बैंक ने मुझे इतना कुछ सिखाया। मैं वहां पे दुनिया को देखा, बहुत करीब से देखा। तो 12 साल मैंने जॉब किया और जॉब करते हुए मैंने आरसीएम किया। 2 साल पार्ट टाइम किए, 2 साल फुल टाइम किए छुट्टी लेकर। और 4 साल के बाद हमने बैंक को टाटा कर दिया, परमानेंट फुल टाइम आरसीएम। देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम में पैसा बहुत धीरे आता है, बहुत कम आता है, बहुत स्लो आता है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आरसीएम में पैसा बहुत तेज आता है। आप अगर इस बिजनेस में छोटी सोच लेकर आएंगे, छोटी इनकम के लिए आएंगे, छोटी उपलब्धि के लिए आएंगे, तो आपको ये बहुत कठिन लगेगा। और अगर आप बड़े सोच लेकर आते हैं, अगर आप ये सोच लेकर आते हैं कि हमें अपने सपनों को साकार करना है, तो ये अभियान आपको बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें असफल होने के पीछे कारण क्या है, धीरे पैसा आने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है डर। सबको पता है डर के आगे जीत है, लेकिन फिर भी सभी डरते हैं। बहुत सारे लोग आरसीएम में काम तो कर रहे हैं लेकिन डरते हैं। डर क्या है? सबसे पहला डर है, अगर फेल हो गए तो। पहला डर क्या है? लिखिए डायरी पे, अगर फेल हो गए तो। आप बताइए, फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुरा से बुरा क्या हो जाएगा? कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हमने आरसीएम में की नहीं है। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो फिर डर क्यों, किस बात का? मैंने देखा है कि बाहर की दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े शोरूम डालते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, महीने का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया ब्याज देते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसे मैंने कई अकाउंट ऑपरेट किए हैं बैंक में। भाई साहब, उनको डर नहीं लगता फेल हो गए तो? बताइए, डरना किसको चाहिए? आ, कोई अगर हमारे साथी कोहोस्ट हैं तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। डरना किसे चाहिए? जो इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उसको डरना चाहिए या आरसीएम वालों को डरना चाहिए? हाँ। जो इन्वेस्ट किया है सर। लेकिन आरसीएम वाले बहुत डरते हैं। बहुत डरते हैं, इतना डर है कि फेल हो गए तो। भाई साहब, लोग इन्वेस्ट करके फेल हो जाते हैं। अरबों रुपया लगा करके लोग फेल हो जाते हैं।
उन्हें डर नहीं लगता। और हमारा यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमें लगता है। देखिए, हम लोग क्या है, वी ऑल आर ए कॉमन मैन। हम लोगों ने व्यापार की दुनिया को नहीं देखा। वी डोंट नो व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज इंडस्ट्री। उद्योग क्या होता है, व्यापार क्या होता है, हम लोगों ने देखा ही नहीं है। उस दुनिया को हमने के बारे में सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में, दूर दूर से हम लोग सुनते हैं। हम सब आम आदमी हैं। डरने के पीछे जो कारण है वो मैं बता रहा हूं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। हमारे गांव में कोई चौकीदार की नौकरी, चपरासी की नौकरी लग जाती थी ना, तो लोग उसकी चर्चा करते थे, देखो उसका लड़का चपरासी हो गया, देखो उसका लड़का सरकारी नौकरी पा गया। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं। मुझे पता है डरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब यहां हम आते हैं, दो चार 10 लोगों से बात करते हैं, सामने वाला रिजेक्ट कर देता है, डरा भी देता है, कहता है भाई साहब मैं भी किया था, इस सब में कुछ नहीं रखा है, चुपचाप कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो। आपको क्या लगता है ये सारी बातें हमने नहीं सुनी होगी? या जो भी आरसीएम के सफल लोग हैं उनको इस तरह के लोग नहीं मिले होंगे? उन सबको मिले थे। उन सबको ये बातें सुनने को मिली थी। लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि हाँ ठीक कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। और हम डगमगाने लगते हैं, हम लड़खड़ाने लगते हैं। कई लोग का कॉल आता है, सर मैं निगेटिव हो गया। अरे भाई साहब, ये पार्ट है। आप जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करेंगे ना, तो आपको फेल्योर मिलेगा, आपको असफलता मिलेगी, आपको डराने वाले लोग भी मिलेंगे, और आपको साथ देने वाले लोग भी मिलेंगे। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। साइंस में पढ़ना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पूरी दुनिया में जितने भी तत्व बने हैं इस धरती पे, चाहे वो छोटे से छोटे पार्टिकल क्यों ना हो, सब के अंदर बराबर प्रोटॉन और बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर पूरी दुनिया बनी है। हर कण में पॉजिटिव और निगेटिव है। जिसको आप निर्जीव समझते हैं, उसमें भी निगेटिव है और उसमें भी पॉजिटिव है। साइंस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर बना है। अगर किसी तत्व में अगर 50 प्रोटॉन है, तो 50 इलेक्ट्रॉन भी होता ही होता है, होना ही होना है। कोई रोक ही नहीं सकता इसको। आप अगर 100 लोगों से मिलेंगे, तो आपको 50 निगेटिव मिलेंगे। हो सकता है 100 निगेटिव मिल जाए, हो सकता है आपको 200 निगेटिव मिलेंगे। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो गारंटी है कि आपको प्रोटॉन भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, गारंटी है। मिलना ही मिलना है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी के सभी निगेटिव हो। ये पूरा ब्रह्मांड, जब एक एक पार्टिकल, एक एक छोटा छोटा कण में पॉजिटिव निगेटिव है, तो भैया हमारे अगल बगल में पॉजिटिव निगेटिव क्यों नहीं रहेंगे? दिक्कत क्या है कि हम निगेटिव से घबरा जाते हैं। हम डिसीजन चेंज कर लेते हैं। हम रुक जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ यार, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल पड़े। और यही सबसे बड़ा कारण होता है डर का। कहते हैं ना कि आरसीएम में दो तरीके से लोग आते हैं। पहला बाई चॉइस, और दूसरा बाई चांस। अब हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कैसे आते हैं? हम लोग बाई चॉइस नहीं आए, हम लोग बाई चांस आए। बाई चांस का मतलब हमें कोई ना कोई पकड़ के लाया है। हमें जबरदस्ती किसी सेमिनार में लेके गया, किसी अपलाइन को मिलवाते हैं, पीयूसी में जाते हैं, कंपनी विजिट कराते हैं, कोई ना कोई हमें पकड़ के लाता है। तो हम बाई चांस, हम ज्यादातर लोग बाई चांस वाले हैं। और आपको एक चीज बताऊं, बाई चांस वाले सबसे ज्यादा निगेटिव होते हैं। बाई चॉइस जो आते हैं ना, वो निगेटिव नहीं होते। अब बाई चॉइस कौन लोग आते हैं? बाई चॉइस का मतलब है कि आप
आपको कोई व्यक्ति लेके आया सेमिनार में, आपने फीचर देखा आरसीएम का मीटिंग्स में। फीचर का मतलब क्या होता है? आप मोबाइल खरीदते हैं, उसमें क्या देखते हैं? एक मिनट। सर अभी एक मीटिंग में है, मैं कॉल बैक करता हूँ। बाई चांस और बाई चॉइस। बाई चॉइस का मतलब क्या होता है? हमें कोई मीटिंग में लेके आता है और हम आरसीएम का फीचर देखते हैं। फीचर का मतलब होता है कि आप एक मोबाइल का हैंडसेट खरीदते हैं, तो मोबाइल का हैंडसेट खरीदने से पहले क्या देखते हैं आप? फीचर देखते हैं। कैमरा कैसा है, वॉइस कैसा है, मोबाइल का साइज, लेंथ, ब्रेथ कैसा है, सब कुछ देखते हैं, कंपेयर करते हैं सैमसंग से, मोटरोला से, तमाम तरह के सेट है मार्केट में। प्राइस वाइज आप कंपेयर करते हैं, फीचर वाइज कंपेयर करते हैं। आप कार खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? फीचर देखते हैं। टीवी खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? फीचर देखते हैं। भाई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? थोड़ा अंगूठा दिखा करके यस नो करेंगे तो मुझे एहसास होगा कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। राइट, बिल्कुल सभी लोग देखते हैं। अब एक चीज मेरे को बताइए, क्या आप जो काम कर रहे हैं, कभी उसका फीचर देखा आपने? कि जिस काम को हम अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, जिस काम की वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे जनरेशन का फ्यूचर, हमारे परिवार का फ्यूचर सुधरने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, क्या हम लोगों ने कभी फीचर देखा? नहीं देखा। बैंक की नौकरी में मैं क्यों चला गया? मैंने फीचर नहीं देखा। सिर्फ इसलिए चला गया कि भैया कहीं नहीं लग रहा है, चलो बैंक में तो लग गया ना। घुस जाओ। एक आईएएस की तैयारी करने वाले आज मिले मेरे को। 15 साल उन्होंने तैयारी की यूपीएससी की, थक हार के प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, 15 साल गुजार दिया, और आज आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हो सर। आपने अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। उन्होंने कहा क्या करूं, कुछ तो करना ही था ना। तो इंसान करना तो कुछ चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, वहां तक पहुंच नहीं पाता। जो मिलता है रूखी सूखी वही खा लो। क्यों भाई? कारण क्या है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम मजबूर होते हैं, हमारे पास रास्ते नहीं है। और यही कारण था कि मैं भी बैंक की नौकरी में घुस गया था। बट आरसीएम को जब मैंने देखा, इसके प्लेटफॉर्म को देखा, इसके फीचर को देखा कि अरे कमाल की चीज है। यहां हम शुरुआत तो अकेले करते हैं, लेकिन जैसे ही एक आदमी मेरे साथ ज्वाइन करता है तो हमारी ताकत डबल हो जाती है। जैसे ही तीसरा आदमी मेरे साथ आ जाता है तो हमारी ताकत 3 गुनी बढ़ जाती है। और अगर हमारे साथ 10 लोग जुड़ गए तो हमारी ताकत 10 गुनी हो जाती है। और अगर हमारे साथ 100 लोग चल पड़े तो हमारी ताकत 100 टाइम्स हो जाती है, 100 गुनी ताकत हो जाती है। बैंक में तो जिंदगी भर काम करते रहेंगे, अकेले काम करेंगे, क्योंकि वहां तो हमारे साथ कोई दूसरा हमारे लिए काम करने वाला है नहीं। तो ये फीचर मेरे को इतना अट्रैक्ट किया, इतना अट्रैक्ट किया, मैंने कहा यार मेरे को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 2, मेरे को यहां पे अट्रैक्ट किया कि बैंक में 60 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, पेंशन मिलेगा। पेंशन स्कीम में मैं था संजोग से, हालांकि अभी बैंक ने हटा दिया है, लेकिन पेंशन हाफ भी नहीं मिलता। पहले मिलता था हाफ, अभी साफ तो नहीं हुआ, लेकिन हाफ भी नहीं है, बहुत कम हो गया। 1/3 मिलता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए की सैलरी से रिटायर करते हैं तो आपको 40-50 हजार मिलेगा पेंशन। पहले हाफ मिलता था। आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि यार 60 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, पेंशन पे आ जाएंगे। आप बताइए 60 साल के बाद इंसान के खर्चे कम होते हैं कि बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि 60 साल के बाद नाती पोता वाला इंसान बन जाता है। 60 साल के बाद बीमारियां बहुत अटैक करती है। 60 साल के बाद इंसान अकेला हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपना घर बसा लेता है। बेटी उसकी अपना घर चली जाती है, अपनी घर चली जाती है।
और उस समय इंसान इतना अकेला होता है। मैंने देखा है बहुत सारे पेंशनर, हमारे बैंक में 1500 पेंशनर थे, और वो जब बैंक में आते थे ना तो जाने का नाम ही नहीं लेते थे, बैठ जाते थे मेरे सामने कुर्सी पे। और उनको जब मैं देखता था ना तो मुझे बहुत तरस आती थी। कहते थे सर कोई आदमी मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होता, इंसान बहुत अकेला हो जाता है। तो कई बार मैं घबरा जाता था कि यार एक दिन मैं भी तो इनकी जगह पे आऊंगा, उस समय मेरे साथ कौन होगा। तो 60 साल के बाद इंसान, सैलरी इतनी कम हो जाती है कि जीना दुश्वार, इनकम इतनी कम हो जाती है, पेंशन पे आ जाता है। तो मेरे को लगता था कि यार ये आदमी कर क्या सकता है आज के डेट में। 65 साल 70 साल का आदमी क्या कर सकता है। आंखों की रोशनी चली जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, मस्तिष्क की मेमोरी कमजोर पड़ जाती है। एक आदमी को 60 साल तक एक संस्था चूसती है, खून पीता है। और बैंक तो ऐसी संस्था है ना, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही प्रणाम किया, बैंक के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला लेकिन अब उसके दूसरे पहलू भी मैं बात कर रहा हूं कि बैंक एक ऐसी संस्था है कि वो खून नहीं पीता, वो इंजेक्शन का सिरिंज लगा के हड्डी में से फास्फोरस निकाल लेता है अब बताओ 60 साल तक एक आदमी को चूस लेने के बाद, उसके हड्डी से सारे फास्फोरस निकाल लेने के बाद, वो इंसान क्या करने लायक रहेगा। मेरे को यहां बताया गया कि डी कुमार जी आरसीएम में जब आप शुरुआत करोगे तो अकेले करोगे, बहुत संघर्ष होगा, बहुत समस्याएं आएगी, बहुत चैलेंजेज आएंगे। मैंने सुरेंद्र सर की एक टेप सुनी, 5 साल या 45 साल, कमाल का टेप है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिए, मिल जाएगा। उसमें वो कहते हैं कि एक इंसान 45 साल तक काम करता है, और उसके बाद जब वो इंसान काम करने लायक नहीं रह जाता तो वो संस्था उसे अपने से अलग कर देती है। वो इंसान अकेला हो जाता है, पूरी जिंदगी में अकेला हो जाता है, संस्था भी उसको मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन अगर आपने 5 साल यहां दे दिया, आरसीएम बिजनेस के अंदर आपने 5 साल काम कर दिया, तो जब शुरुआत करते हैं तो आपको पहले साल बहुत समस्या आएगी, लेकिन जो समस्या पहले साल आएगी वो गारंटी है दूसरे साल वो समस्या नहीं आएगी। और जो समस्या दूसरे साल आएगी, गारंटी है वो तीसरे साल नहीं आएगी। और जो समस्या तीसरे साल आएगी, वो गारंटी है चौथे साल नहीं आएगी। और जो समस्या चौथे साल आएगी, गारंटी है 5वें साल नहीं आएगी। और 5 साल के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। ताली तो बजाओ यार, सुरेंद्र जी ने बताया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पहले साल ही छोड़ देते हैं। पहले साल तो छोड़ दीजिए, 90% पहले महीने शहीद हो जाते हैं शहीद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आते हैं बेचारे, खरीदारी करते हैं 2000 का कुछ तो करते हैं, छोड़ देते हैं, पहले महीने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल इस व्यापार को सीख लेते हैं, इस अभियान से जुड़ करके इस अभियान को सींच देते हैं, तो ये अभियान आपके लिए क्या करता है दोस्तों। जब आप 60 साल के बाद कमजोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आप कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, तब ये संस्था आपके लिए काम करती है। अभी तो हम इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, और जब तक मेरी हड्डियों में जान रहेगी मैं काम करूंगा। मैं रुकने वाला इंसान नहीं हूं, मैं सांस लेने वाला इंसान नहीं हूं, मैं थकने वाला इंसान नहीं हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करके जाऊंगा ना, वो मेरी आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, आने वाला जनरेशन याद रखेगा। थोड़ा कंटिन्यू करेंगे हमारे कोहो साथी प्लीज। सॉरी सर आप म्यूट हो गए। हाँ। हाँ सॉरी सॉरी, नहीं मैंने जानबूझ के म्यूट किया था तो मैं बात कर रहा था कि ये अभियान आपके लिए काम कब करेगा। जब आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे, तब ये असली काम करेगा। अभी आज मेरे से लोग पूछते हैं सर आपकी इनकम कितनी आ रही है, तो मैं बताता हूं यार,
अभी तो जीने खाने भर आ रही है। कितनी आती है भाई? कल ही मेरे बैंक वाले बहुत सारे साथी थे हमारे साथ, पुराने साथी। एक मेरे मित्र हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी था, 25वीं सालगिरह मना रहे थे, तो मैं भी गया था, हमारे सारे बैंक वाले साथी थे। तो एक साथी ने पूछ दिया कि अरे डी कुमार, आजकल तो भैया स्टार रूबी बन गए हो, बड़े तुम्हारे चर्चे हैं, इनकम कितनी आती है? मैं बोला यार आ जाती है, काम भर आ जाती है। मैं कहा इनकम नहीं पूछा जाता है। तो नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो मैंने कहा देखो, मार्च का जो मेरा बिजनेस गया है उसका पे आउट 1 महीने बाद आता है, तो इस मंथ जो मेरा पे आउट आएगा वो तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास होगा। तो एक बंदे ने कहा यार 19 साल से तुम काम कर रहे हो और बस 10 ही लाख है तुम्हारा इनकम। मैंने कहा कितना होना चाहिए ये बताओ। बोले यार नेटवर्किंग में सुनते हैं बहुत पैसा आता है। मैंने कहा कितना आता है बताओ तो सही। तो यार 50 लाख के आसपास हम लोग सोचते थे कि तुम्हारा इनकम होगा। मैंने कहा 50 लाख कितना होता है पता है? तुम लोग बैंकर हो। अच्छा बताओ, मैं बैंक में होता तो मेरी सैलरी कितनी होती? तो लोगों ने कहा 1.5 लाख के आसपास होती। मैंने कहा 1.5 लाख और 10 लाख में अंतर कितना है पता है? कुछ देर बाद खामोश हो गए। मैंने कहा भाई 60 साल बाद तुम लोग कहाँ पहुंचोगे? बोला यार 50,000 का पेंशन आएगा। मैंने कहा अभी 10 साल नौकरी करता मैं बैंक में होता तो 50 मेरी कंप्लीट हुई है। 60 साल के बाद तुम लोग 50,000 पे आ जाओगे, और 60 साल के बाद मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, अगले 10 साल बाद ये जो 10 लाख इनकम है ये 10 गुना बढ़ेगा, ये 20 गुना बढ़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। कंट्रोल में नहीं है मेरे, क्योंकि बहुत सारे लड़के पागलों जैसा काम कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर वर्किंग फॉर बिकमिंग स्टार रूबी। कम से कम 100 लड़के हैं आज के डेट में जो लाइन लगा के खड़े हैं। मैंने कहा भाई साहब असली कहानी तो शुरू होगी जब आप लाचार होके घर बैठ जाओगे, और तब मेरी कहानी शुरू होगी। और एक एक महीने की जो इनकम होगी ना, तुम लोग पूरी जिंदगी जितना कमाए हो ना, एक एक महीने की इनकम आरसीएम देने वाला है। दो चार लोगों तो इतने घबरा गए कि उनको पसीना आने लगा, बोले यार तुम इतना दूर तक सोच के किए। मैंने कहा सोचना पड़ेगा भाई, ये जीवन एक बार मिला है। अरे अब मैं आरसीएम नहीं करता तो भी मेरे 18 साल 19 साल बीतते। यस और नो? 100% बीतता। लेकिन मैं 1.5 लाख रुपए का आदमी होता। लेकिन आरसीएम ने मेरे को 19 साल बाद 10 लाख का आदमी बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ आरसीएम। और अगले 10 साल के बाद ये कहां लेके जाएगा? तो इस बात को समझो मेरे दोस्त, आज मैं अपने गुणगान गाने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। आज आपको यह एहसास कराने आया हूं। जल्दीबाजी मत करो, पूरे पैसेंस के साथ इस बिजनेस को करो, और दूर तक देख के काम करो। 10 साल बाद क्या आने वाला है वो सोचो आप उसके बारे में। प्रॉब्लम क्या है कि हम 10 साल बाद के बारे में सोच ही नहीं पाते। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े जिन्होंने एम्पायर खड़े किए हैं, ये सारे के सारे लोग 20 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं बैंक में जॉब किया करता था, उस समय टाटा पहली बार कार लेके आई थी। शायद ये घटना 2002 के आसपास है। एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं है, क्योंकि आरसीएम में आने के बाद आरसीएम के अलावा कुछ भी याद नहीं रहा। और जब टाटा ने कार लेकर प्रोजेक्ट किया था, तो हम लोग बैंक के सारे कर्मचारी हम लोग एक साथ दोपहर में लंच करते थे, और अखबार के फ्रंट पेज पे आया कि टाटा कार बनाने जा रही है, तो हम लोग खूब ठहाका लगाए, खूब हंसी उड़ाए टाटा की। अरे ट्रक बनाने वाली कंपनी कार बनाएगी, कौन कार खरीदेगा? क्योंकि उस समय मारुति नंबर 1 पे था। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी थी मारुति, दूसरा कोई जानता ही नहीं था। और हम लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई थी टाटा की ना। लेकिन जब आरसीएम में आए तब पता चला कि टाटा 2002 में कार लॉन्च क्यों किया। टाटा को पता था कि मैं कार में आने वाला हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कार में आने वाला। इसलिए टाटा टाटा है और हम सब है। ये बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं मैं। ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये 20 साल बाद क्या होने वाला है ये जान जाते हैं। इनको पता चल चुका होता है। 2002 में टाटा को पता चल गया था कि भारत में कार का बहुत बड़ा मार्केट है। अभी भारत में 1% लोगों के पास कार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये 5% जाएगा, ये 10% जाएगा, ये 15%, 20%, 30%, 40%, 50%। आज विदेशों में 60-70% तक लोगों के पास कार है। सोचिए भारत की आबादी कितनी बड़ी है। 140 करोड़ आबादी है। 2002 में शायद 100 करोड़ था। और उनको पता था कि 100 करोड़ का 70%, 70 करोड़ लोग कार खरीदेंगे।
बहुत बड़ा कार का बाजार है, और इसीलिए वो कार की फैक्ट्री लगा दी है, अरबों खरबों लगा दिए। उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ, पहली बार वो फेल हो गए। स्थिति इतनी खराब थी कि टाटा की गाड़ी फ्लॉप हो गई। टाटा कंपनी के मालिक, टाटा कंपनी कार बनाने वाली जो उनकी यूनिट थी, उसको बेचने के लिए गए थे जगुआर के पास, और जगुआर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। बाद में उसी जगुआर को उन्होंने खरीद लिया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे ना, फेल होंगे। टाटा ने, रतन टाटा जी ने, जमशेदजी टाटा जी ने, उनको पता था कि आने वाला समय कार का बहुत बड़ा मार्केट है, और इसलिए उन्होंने कार की इंडस्ट्री लगाई अरबों खरबों की। आज हमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि 2040 में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। सबको पता है, आंकड़े कह रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोग 12 पे थे, अभी 11 पे आ गए पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में। एक साल में हम एक रैंकिंग छलांग मार रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग जल्दी किसी चीज को समझते नहीं है। लेकिन जब समझते हैं ना, तो हाथ पैर धो के नहीं, नहा धुआ के पीछे पड़ जाते हैं। कंप्यूटर लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जब समझा ना, तो आज पूरी दुनिया में इंडिया का कंप्यूटर में सिक्का चलता है। जितने भी क्षेत्र देख लीजिए, मोबाइल को लोगों ने पहले नहीं समझा, लेकिन आज भारत में सब्जी बेचने वाले के पास भी मोबाइल है, ऑटो चलाने वाले के पास भी मोबाइल है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग अभी लोग नहीं समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगले 10 साल में क्रांति आने वाली है, अगले 2 साल में क्रांति आने वाली है। डाटा क्या कह रहा है? डाटा कह रहा है कि अगले, जो भारत का ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ, और ये ग्रोथ अगर इंडिया के लोगों ने मेंटेन कर लिया, और करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस ग्रोथ रेट से अगले 2040 2045 आते आते भारत 12वें नंबर से 11वें नंबर पे आएगा, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे नंबर, तीसरे, दूसरी, पहली। कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाई साहब, जितना मेहनत करना है कर लो। अगले 15 साल जितना मेहनत, देखिए हम लोगों ने 18 साल मैंने अपना लगाया है ना, और जितना मैंने 18 साल में हासिल किया है ना, आने वाले उतना 18 महीने में हासिल करेंगे। प्रकृति का नियम है। शुरुआती दौर में कोई भी, आप देखिए भारत जब देश आजाद हुआ 1947 में, पहले 10 साल में, यानी 1957 तक भारत में जितनी तरक्की की, पहले 10 साल में, क्या लगता है 1957 और 67 के बीच में उतनी तरक्की की? नहीं, उससे कई गुना ज्यादा तरक्की की। और पहले 20 साल में भारत ने जितनी तरक्की की, यानी 1947 से लेकर 67 तक, क्या लगता है कि अगले 20 साल यानी 87 तक भारत ने उतनी तरक्की की? उससे कई गुना ज्यादा तरक्की कर ली। और जितना 87 से लेकर 2007 तक भारत ने तरक्की की, क्या लगता है कि अगले 2007 से लेकर 2027 तक मल्टीप्लाई होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को समझिए। बहुत, आंकड़े क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना कि आंकड़ा बोलता है, और डाटा कह रहा है कि भारत में बहुत उज्जवल भविष्य है। तो डर के आगे जीत है, निकालिए। जब तक लोग नहीं समझ रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। जब सारे के सारे भारत के लोग आरसीएम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आरसीएम जानता हूं, नेटवर्किंग, लोग कहते हैं बहुत सारी नेटवर्किंग है, मैं कहता हूं बस मैं आरसीएम जानता हूं। कोई दूसरा नेटवर्किंग नहीं, बस ओनली आरसीएम। कौन रहेगा, कितना करेगा, क्या करेगा, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मेरे को आरसीएम दिखता है। मैं आरसीएम के चश्मे से सबको देखता हूँ। और दूसरे लोग भी मेरे को दिखते हैं ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि अरे आने वाले समय में आरसीएम में आएंगे। बहुत अच्छा है। दूसरा जो काम कर रहे हैं ना, वो सब मेरा ही काम कर रहे हैं। समझो बात को। अब पता नहीं आप में से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास इतना ताकतवर होनी चाहिए कि सारी दुनिया आरसीएम में होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। आज क्या हो रहा है मत देखिए, अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको देखिए। कहते हैं कि अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 40 बच्चों को टॉफी दी गई, छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के, उनको टॉफी दी गई, और कहा गया कि बेटा, अगले 10 मिनट नहीं खाओगे तो तुमको एक और दिया जाएगा। टीचर कह के चला गया। 10 मिनट बाद टीचर आया, तो 40 में 30 खा चुके थे। लेकिन जो 10 बचे थे, वो दो के इंतजार में थे, 10 मिनट नहीं खाए। 10 बच्चे, उनको दो दो दिया गया, एक एक दिया गया, और मतलब दो हो गए। फिर उनसे कहा गया कि अगले 10 मिनट तुम 10 में से ये दो टॉफी नहीं खाओगे, एक भी नहीं खाओगे,
तो तुमको 2 और मिलेगा। अगले 10 मिनट बाद जब टीचर आया, 5 उसमें से खा चुके थे, लेकिन 5 नहीं खाए थे। सबका नाम पता नोट कर लिया गया, 40 बच्चों का। 30 साल बाद पता लगाया गया कि वो कहाँ कहाँ अपने किस कैरियर में किस मुकाम पे हैं। तो जो पहले 30 बच्चे जो टॉफी खा गए थे, वो सब छोटा काम कर रहे थे, ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। कोई ठेला चला रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा था, पहले 30 बच्चे। और जो 10 बच्चे थे, सॉरी, हाँ, 10 बच्चों में जो 5 बच्चे थे, वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक ठाक। जो लास्ट वाले 5 बच्चे थे, जो 4 टॉफी लिए थे, वो पांचों के पांचों बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उद्योगपति बन गए, टॉप पे थे। मैसेज क्या है दोस्तों? जिस इंसान के पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है, उसको बड़ी बड़ी उपलब्धि मिलती है, बड़े बड़े रिवार्ड मिलते हैं, और वो बहुत ऊंचाई पे चला जाता है। तो जिंदगी में अगर आपको बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा काम करना है, बड़ा इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है पेशेंस रखो, धैर्य रखो। व्यापार का पहला नियम धैर्य अपार। व्यापार का पहला नियम धैर्य अपार। नोट करिए। तो डर के आगे जीत है, डर को निकाल कर फेंक दीजिए। कामयाबी की गारंटी मैं बता रहा हूं आपको। शर्त है, 5 साल अंगद का पांव काट दो, सीखो इस बिजनेस को। हर दिन सुबह 6 बजे सेशन चल रहे हैं गुरुकुल, आइए पार्टिसिपेट करिए। रात में यूएस का प्रोग्राम होता है। कुछ लोग ज्ञानी हो गए, कहते नहीं यार हमको तो जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, ज्ञानी बन के करेंगे ना। सतीश पंडित जी कहते हैं अपनी टेप में कि इस बिजनेस में ज्ञानी और समझदार लोग ना यहाँ पे फेल हो जाते हैं कामयाब नहीं होते। क्यों? वो कहते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, आपको 20,000 50,000 की नौकरी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो महाज्ञानी मत बनिए, पार्टिसिपेट करिए, सीखिए इस व्यापार को, इस अभियान से जुड़िए, इस अभियान को खून पसीना दे के सींचिए, अपने डाउनलाइन की कामयाबी के लिए काम कीजिए। भूल जाइए कि मेरा क्या होगा। कभी भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। मैंने देखा है कि लोग इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं। सबसे पहला गलती करते हैं कि वो डाउनलाइन के भरोसे करना चाहते हैं। अरे डाउनलाइन आपके भरोसे आया है जी। लोग आरसीएम को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये भैया कर रहे हैं ना, ये बड़े जोश में कर रहे हैं, इनके साथ रहेंगे मेरी भी नैया पार लग जाएगी। तो डाउनलाइन तो मेरे भरोसे आती है। और हम किसके भरोसे हैं? डाउनलाइन के भरोसे। एक बहुत अच्छा मैसेज मैंने देखा कि भैया भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा है भगवान ये सोच के बैठा है कि यार इस बंदे को मैंने 2 हाथ दे दिए, 2 पांव दे दिए, 2 आंखें दे दी, दिमाग दे दिया, आरसीएम दे दिया, अब फिर भी भगवान भगवान चिल्ला रहा है। अरे भगवान ने तो सब कुछ दे दिया। तो भगवान तो हमें दे करके बैठा है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और हम किसके भरोसे बैठे हैं कि भगवान कुछ करता ही नहीं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपलाइन के भरोसे बैठे हैं। क्या करे सर, अपलाइन गड़बड़ है, अपलाइन मेरे लिए काम ही नहीं करता। तो भाई साहब, अपलाइन डाउनलाइन सब कहते हैं ना कि अपना बिजनेस मानिए, अपनी इंडस्ट्री मानिए। कृतज्ञता का भाव जादू जैसा काम करता है। एक किताब है द मैजिक, उसमें लिखते हैं रोंडा बर्ड कि आप हर चीज के प्रति कृतज्ञ होइए। प्रोडक्ट के प्रति कृतज्ञ होइए, पीयूसी वालों के प्रति कृतज्ञ होइए, अपलाइन के प्रति कृतज्ञ होइए, जो आपको इस बिजनेस में लाया है ना, उसके प्रति कृतज्ञ होइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कृतज्ञ नहीं होते, कृतघ्न होते हैं। 2 वर्ड है, कृतज्ञता एंड कृतज्ञता, दोनों में अपोजिट शब्द है। कृतज्ञता का भाव अगर आपके अंदर होगा, तो आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होंगे, मैजिकल चेंज आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रोंडा बर्ड लिखते हैं। कृतज्ञता का भाव, हर चीज के प्रति कृतज्ञ होइए। आप रेलवे में जाते हैं स्टेशन में टिकट लेने, आप धन्यवाद दीजिए। किसको? टिकट काउंटर पे जो टिकट दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया उसका ड्यूटी है, वो तो देगा ही देगा, क्यों मैं धन्यवाद बोलूं? भाई साहब, आपकी ट्रेन लगी है, आप गए टिकट लेने, और एंड टाइम पे उसको टॉयलेट लग जाता है, चला जाता है, अब क्या होगा? अब तो टिकट देना ही देना है। अरे भाई साहब, वो टिकट देता है जिसकी वजह से आप ट्रेन में बैठते हैं, टाइम पे दे देता है।
तो उसको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रोंडा बंड लिखते हैं, 3 बार बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। करके देखिए, जिस दिन कृतज्ञता का भाव आ गया आपके अंदर, आप मैग्नेट बन जाएंगे। मैग्नेट, डू यू नो? मैग्नेट, चुंबक। चुंबक क्या करता है? हर चीज को खींच लेता है। कहां खींचता है? अपनी तरफ। तो कृतज्ञता, हर चीज के प्रति कृतज्ञ होइए, जीवन में कृतज्ञता का भाव लाइए। अपने सरकार के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने समाज के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने स्कूल के टीचर के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने दोस्तों के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने अपलाइन के प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने डाउनलाइन के प्रति कृतज्ञ रहिए, प्रोडक्ट के प्रति कृतज्ञ रहिए, कंपनी के प्रति कृतज्ञ रहिए। कृतज्ञता का भाव। हम तो सारा काम उल्टा करते हैं। मैग्नेट बनेंगे तो कैसे बनेंगे? हम तो कृतज्ञ होते हैं, अरे डाउनलाइन मेरा ठीक ही नहीं यार, क्या बोलूं, अरे प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता, अरे फोन ही नहीं उठाता, अरे मीटिंग में आता ही नहीं। अरे भाई साहब, आपके कहने से वो आप 2,000 रुपये का सामान खरीद लेता है, कितना बड़ा काम करता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका मनोबल बढ़ा दिया उसने, आपका विश्वास बढ़ा दिया। मुझे याद है पहले 4-5 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। भले ही आज वो 5 लोग नहीं करते आरसीए, लेकिन जब भी मिलते हैं ना, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे क्रॉस लाइन में है, बहुत सारे लीडर हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबके प्रति मैं कृतज्ञ रहता हूँ, क्योंकि आज मैं यहां पहुंचा हूं ना, अपनी वजह से नहीं, सबका रोल है। पीयूसी वाले का रोल है, डिपो वाले का रोल है, हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, दिल से करता हूं, और आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो आप सबका भी रोल है। तो इस जीवन में कृतज्ञता का भाव जिस दिन आपके अंदर आ गया, आप मैजिकल हो जाएंगे। आपके अंदर जादुई शक्ति आ जाएगी, आप मैग्नेट बन जाएंगे, लोग खींचे खींचे आपके पास आएंगे। आप करके तो देखिए। लेकिन हम तो उल्टा काम करते हैं। पीयूसी वाले उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अरे यार उसके यहाँ सामान ही नहीं मिलता। अरे भाई साहब, हमने जब ज्वाइन किया था ना, यहाँ मुगल सराय से पटना 300 किलोमीटर है, पटना से सामान मंगवा के मैं लोगों को देता था। 350 किलोमीटर कानपुर है, 400 किलोमीटर कानपुर से प्रोडक्ट ला के देता था। मुगल सराय में पहला पीयूसी खुला, उसने टाइम लिख दिया, 5 बजे से 7 बजे खुली रहेगी। मैं बड़ा खुश हो गया। हमारे लोग बोलते हैं, अरे सर जब जाते हैं तब बंद रहता है। मैं बोलता हूँ यार, 2 घंटा खुलता है ना। मैं 300 किलोमीटर से लाला की धंधा किया हुई भाई। अरे अच्छा सोचिए ना उनके प्रति, वो 2 घंटे में दे तो रहे। भाई साहब, जिस दिन आपकी सोच ऐसी बन गई, हर चीज के लिए कृतज्ञ रही। अगर आप किसी को बुलाते हैं मीटिंग में और आके बैठ जाता है ना, उसके प्रति भी कृतज्ञ रही। आज मीटिंग में वो आके तालियां बजाता है ना, उसके प्रति भी कृतज्ञ रही। और ये कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाई। सोचने के तरीके को बदलिए। आरसीएम कठिन क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि हम बचपन से लेके आज तक हमें कृतज्ञता सिखाया गया। अगर कोई मिलता है और हमें खाना खिला देता है, नाश्ता करा देता है, मीठा सीठा खिला देता है, रसगुल्ला खिला देता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार आज एक मुल्ला मिल गया था। मजा आ गया, बेवकूफ बना दिए, खा लिए आज। अरे वो व्यक्ति आपको क्या सोच के खिलाता है, आपको पता है? अपना समझ के, दोस्त समझ के। और आप उसके प्रति क्या सोच? नहीं, कृतज्ञ हो गए आप। अगर सोच ऐसी है तो आप कृतज्ञ हो गए। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया, आप उसकी बुराई करते हैं, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो गए, और यही कारण है कि आपकी कामयाबी आपसे दूर हो जाती है। कृतज्ञता का भाव, जिस दिन आपने कृतज्ञता शब्द की ताकत समझ गया, जिस दिन आप अपनी सोच में, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने विचार में कृतज्ञता को ला देते हैं, उतार देते हैं, यू विल बिकम मैजिकल पावर। आप बहुत ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन हमें पता सब है, जानते हैं, अरे ये डी कुमार जी कुछ नया थोड़ी बता रहे हैं, अरे सब हमको पता है। करते नहीं है भाई। करना शुरू कीजिए। ये बिजनेस कठिन क्यों लगता है लोगों को? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कृतज्ञता। बचपन से हमें यही सिखाया गया। तो किताब को पढ़िए जिसका नाम है जादू। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैं 7-8 बार पढ़ चुका हूं। और जब जब पढ़ता हूं ना, तो आभास होता है, नहीं यार अभी भी मैं गलतियां कर देता हूं। मेरे से भी गलतियां हो जाती है।
कंपनी के प्रति कृतज्ञ रहिए, कंपनी के स्टाफ के प्रति कृतज्ञ रहिए। बहुत अच्छे लोग हैं यार, इतने अच्छे लोग इस दुनिया में, चारों तरफ अच्छा है। दिक्कत क्या है, हमें बचपन से नकारात्मक सोच सिखाया गया, सब बुरे हैं, सब खराब है। एक बुक से मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि आप किसी से हाथ दिखवाते हैं तो वो हाथ देखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आ, हाथ देखने वाले को कुछ बोलते हैं ना। ज्योतिष ज्योतिष हाँ, ज्योतिष। ज्योतिष। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो हाथ देखते ही क्या बोलता है, बच्चा तेरे जीवन में बहुत कष्ट है। तो लगता है अरे बाबा एकदम सही बोल रहे हैं। अरे बच्चा तुमको इस दुनिया ने क्या दिया, तुम्हारे अपनों ने तुमको धोखा दिया। एकदम लगता है बाबा सही बोल रहे हैं। ज्योतिषी क्या बोलता है, इस दुनिया ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें क्या दिया। और उसकी बात सच लगती है। वो निगेटिव बातें बोलता है, नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यही सुनने आया है ये। वो वो अपने धंधे में मास्टर है और लगता है कि बाबा एकदम सही बोल रहा है। वो कभी ज्योतिषी ये बात बोलता है कि बच्चा दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, ये बिजली दिया, करंट दिया, लाइट दिया, कार दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, ट्रेन दिया। इस प्रकृति ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, ऑक्सीजन दिया, सनलाइट दिया, सूर्य दिया, रोशनी दिया, चांद दिया, तारे दिए, सितारे दिए। तूने प्रकृति को क्या दिया, तूने इस दुनिया को क्या दिया? कभी बोलता है? वही बोलता है जो हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बोलेगा तो जो ज्योतिषी के पास कोई जाएगा ही नहीं। कहेगा ये तो उल्टा बोल रहा है। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम हैं। हम निगेटिव हैं, और यही कारण है कि निगेटिव शब्द हम सुनना चाहते हैं। जैसे ही हमारा पड़ोसी कहता है अच्छा आरसीएम कर रहे हो बर्बाद हो जाओगे, उसकी बात एक बार में समझ में आ जाती है। और यहाँ यूएस के रोज 8 बजे से लेके 9 बजे रोज कोर लीडर आते हैं, रोज मंत्र देते हैं, घुस ही नहीं रहा अंदर। कारण क्या है, हम निगेटिव है, नकारात्मक है। तो हमें बनना है पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनेंगे कैसे? बनेंगे लगातार इस तरह के माहौल में आके, लगातार अपने निर्णय पर कायम रह के, लगातार संघर्ष करके, स्ट्रगल करेंगे। हम रोज प्लान दिखाएंगे, हम रोज जाएंगे नकारात्मक लोगों के बीच में मिलेंगे। मेरे को जब डर लगता था शुरू में, निगेटिव लोगों को देखता और यार मैं छुपने की कोशिश करता था। मैं कहा यार आया, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, मेरे को निगेटिव करेगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि बेटा इन निगेटिव लोगों से कहां छुप के जाओगे। चारों तरफ तो यही लोग हैं, इनका तो साम्राज्य है। और इनके बीच में ही रह के मुझे इंडस्ट्री खड़ी करनी है। इनसे टकराओ। अब बचना नहीं है, अब टकराना है, भिड़ना है। क्योंकि जिस काम को आपको करके कामयाबी मिलती है, वो काम तो करना ही पड़ेगा। और काम क्या है? काम है लोगों से भिड़ना। काम ही यही है। तो कब तक बचेंगे और कहां तक बचेंगे? और बचने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। क्योंकि दुनिया आज बचने वालों को छोड़ती नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है। तो इस जालिम दुनिया में जालिम तो बनना पड़ेगा। जालिम सिंह बन के आरसीएम करना पड़ेगा। मैं भिड़ना शुरू कर दिया। लोग कहते थे नहीं कर पाओगे, मैं ठोक ठोक के बोलता था मैं करके दिखाऊंगा। अरे बहुत आए बहुत गए। मैं बोलता था डी कुमार नहीं आया, डी कुमार मार्केट में पहली बार आया है। मैं बहुत में से नहीं हूं, मैं वो हूं जो तू समझ नहीं सकता। अच्छा। वो जो लोग जाते हैं ना वो भी ऐसे ही बोलते थे। मैंने कहा बेटा उनसे मेरी तुलना मत कर। मैं तो वो हूं ना कि आने वाले समय में मिलने के लिए तेरे से ना, तेरे को मेरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, बड़ा फेंकता है। मैं शुरू हो गया और बोलना शुरू किया। इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला। जो भी मिलता ना मैं उसे हाथ मिला लेता। मैं कहा बेटा जब यही करना ही है तो फिर काहे का डर। और बोलते बोलते, करते करते, लोगों से लड़ते लड़ते इतना ताकतवर हो गए ना कि अब तो ढूंढता हूं कि यार अब बंदे कहाँ हैं। अब दो चार हाथ करने वाले तो मिलते ही नहीं है, भाग जाते हैं, अब लोग भाग जाते हैं। तो जिस काम को करने से आपको डर लगता है ना, उस काम को करो। लोगों को बताने से डर लगता है, खूब बताओ। अरे यही करना है आरसीएम में यार। जो डर गया साला वो मर गया। वो क्या जिएगा जिंदगी? क्या बनेगा स्टार रूबी और क्या बनेगा कोर लीडर?
वो तो मर गया। जो डर गया वो मर गया। और ये मरने वालों के लिए काम नहीं है ये जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। खामोशी जीने नहीं देगी। खामोशी को तोड़िए। जिस काम को करने में डर लगता है ना, खूब करिए। सूट पहनने में डर लगता है, सूट पहन के घर से निकलो। गर्मी लगती है ना, पसीना से प्यार करो। सोचो कि आज मेरे को पसीना क्यों नहीं आया। मैं सुबह से सूट पहना हूं, सुबह 5 बजे उठता हूं, स्नान ध्यान करके मैं पहन लेता हूं सूट। मई की जून के मई के महीने में मैं सूट पहन के मीटिंग करके आ रहा हूं, 3 बार नहा चुका हूं। अरे डरते क्यों हो यार। करो ना, यही करना है। आज से 18 साल पहले मैंने निर्णय लिया था कि मुझे यही करना है। इसलिए मैं नहीं बन गया स्टार रूबी कि 18 साल पहले जुड़ा था। इसलिए बन गया कि 18 साल पहले निर्णय लिया था। और भगवान कसम डायमंड पे जाऊंगा। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो डी कुमार को डायमंड जाने से रोक दे। किसी की औकात नहीं है। टीसीजी भी चाहेंगे ना कि रोक ले, नहीं रोक पाएंगे। मैं वो तूफान हूं। मैं वो दरिया हूं, रास्ता बनाना जानता हूं। तो जीवन में ऐसा कुछ निर्णय करो। ये जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तोड़ फोड़ के रख दो। तहस नहस कर डालो। नहीं होगा। अरे डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दो यार। लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, शरीर में बम बांध के पूछते हैं बताओ कहां उड़ाना है। आप कहते हो सर स्टार रूबी और रॉयल्टी टेक्निकल बनने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। अपने आप को तैयार करिए। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे ना, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सब साथ देंगे। सारी दुनिया आपके पीछे चल पड़ेगी। तो बातें बहुत है। आज मुझे मौका मिला यूएस के द्वारा। मैं कृतज्ञ हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। मेरे शब्दावली कुछ आपको बुरे लगे होंगे तो मुझे माफ करना। मेरा उद्देश्य नहीं होता है। मेरा उद्देश्य बस यही होता है कि यार डरते क्यों हो यार। लाखों करोड़ लगा के लोग धंधा करने वाले डरते नहीं है। और हम इतने डरपोक कायर क्यों है यार। निकलो घर से बाहर। जिस काम को करने से डर लगे ना, खूब करो। गर्मी से डर लगता है, खूब गर्मी में झेलो। सूट पहन के निकलना, गर्मी नहीं लगेगी, मैं गारंटी बताता हूं। और अगर शर्ट में निकल गए तो गर्मी लग जाएगी, लू मारेगा पक्का। 18 साल से मैं सूट टाई पहन के निकलता हूं, आज तक लू नहीं लगा। जिस काम को करने में डर लगता है उस काम को खूब करो मेरे दोस्त। डर निकल जाएगा। डर के आगे जीत है। कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मोनालिसन मैम, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सभी को। जय आर सिंह।